हेलो दोस्तों, जिस तरह आप लोग को पता है कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चलने वाला है। उसके लिए आरआरबी के द्वारा जो डेट दिया, उसके लिए समान विज्ञान और समान जागरूकता का हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन का पहला चैप्टर, जिसमें हमने समान साइंस का फिजिक्स में से मापन मात्रक खत्म कर चुके हैं और मैकेनिक्स खत्म कर चुके हैं, जिसमें कार्य शक्ति ऊर्जा द्रव्यमान रेखीय संवेग वाला वीडियो हम लोगों ने इसके पहले पहला नंबर वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के गुण, ऊष्मा, तरंग और ध्वनि, ये पांच चैप्टर को आज हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला है गुरुत्वाकर्षण। पहला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। पहला है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान गुणन गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। क्या लिखा है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है उनका गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का सीधा गुणन होता है उनके समानुपातिक में। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु और एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वैकल्पिक विकल्पों में से उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? तो वह तो समझाया और समझा सकते हैं। वह बल जो हमें धरती की ओर सीधे बांधे रखता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पर चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण है। पर ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये गलत है, क्योंकि सूर्य की गति ग्रहों के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में जी का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण के नियतांक में जी का मान होता है 6.6734 गुने 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। 6.6734 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है। ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पे निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पे निर्भर नहीं करता। तो देखिए, ब्रह्मांड के किसी दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किन पे निर्भर नहीं करता? तो किन पे निर्भर करता है? उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पे, गुरुत्व स्थिरांक पर निर्भर करता है, पर उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर दुगना कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं की बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तथा उनके बीच के बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम हो जाएगा। गुरुत्वीय बल जो है वह 4 गुना से कम हो जाएगा अगर उनके दूरी को दोगुना कर देते हैं तो। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो डैश वर्ग के विपरीत के अनुपातिक होता है, तो उनके मध्य दूरी का। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो डैश वर्ग के विपरीत अनुक्रमानुपाती होते, तो उनके मध्य की दूरी का। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु के एक बल के द्वारा आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होती है। यदि दो वस्तुओं के बीच का द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा बल का 9 गुना। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए और ये जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा बल का 9 गुना हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य क्या क्या है? कौन सा इसमें असत्य है? तो केवल डी है। चलिए सत्य क्या क्या वो देखते हैं। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उनके मान के ही समान है। जी का जो बड़ा वाला जी है, उसका मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के बड़ा जी का मान कहीं नहीं बदलता है। बड़ा जी का मान चंद्रमा पे वही रहता है, पृथ्वी पे मान पे भी वही रहता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले दो द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन होता है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए 12 नंबर।
गुरुत्वाकर्षण बल डैश के बीच मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे ग्रहों में नहीं होता है। तो प्रत्येक और क्या बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तु में मौजूद होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रत्येक वस्तु और हर एक वस्तु में मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे ग्रह में ना हो जाए। तो जैसे जैसे आपका मोबाइल है, उसमें भी अपना द्रव्यमान है, पर हम लोग महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम है। अगर वही पृथ्वी है तो हम लोग महसूस करते हैं इसका गुरुत्वाकर्षण बल। यही क्वेश्चन यही कहने मतलब है। किसी वस्तु पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उसे भार कहते हैं। अगर कोई वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग भार कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। क्या कर रहे हैं देखिए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के आरंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। फिर आ जाइए 15 नंबर। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की गई थी हेनली कैडविस के द्वारा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? तो हेनली कैडविस ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पे लागू होता है? तो वस्तु के किसी भी युग में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पे लागू होता है? वस्तु के किसी भी युग्म में लागू होता है। F बराबर gm/md²। सूत्र में g को क्या कहते हैं? तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। F बराबर gm/md² में g, सूत्र में g को क्या कहते हैं? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। कहता है माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी n घातक से प्रतिलोम बदलता है और सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने पे ग्रहों की कालावधि का समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होता है? तो वो समानुपाती होता है Rn+1/2 का। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घातक से प्रतिलोम बदलता है, ठीक है, और तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष का चक्कर लगाने से ग्रहों की काल अवधि Rn+1/2 के समानुपाती होता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी दुगनी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F क्या कह रहा है ये देखिए, कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल F/4 हो जाएगा। दो वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना द्रव्यमान को आधा कर दिए तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल F/4 हो जाएगा। माने गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा, F/4 हो जाएगा। कहता है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह डैश के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कारण है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन है? वह बल जो हमें पृथ्वी की ओर बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति। ये गलत है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होना चाहिए ना। पृथ्वी की सतह में kg का एक उपग्रह जो 2r की ऊंचाई में गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा पृथ्वी की r त्रिज्या पे कितनी होनी चाहिए? तो 5/6 mgr होना चाहिए। 5/6 mgr होना चाहिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुना है। सही कथन क्या क्या है? वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसका भार कम हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक है तो F होता है 1/36 गुना। किन्हीं दो स्थल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये कौन सा बल हमें सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण।
कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण चिन्ह क्या है, तो वो है बड़ा जी। जो निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है, तो वो है बड़ा वाला जी। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पे निर्भर, डैश पे निर्भर नहीं करता है, तो नीचे गिरने वाले द्रव्यमान के एम पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य डैश पे निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर नहीं करता है, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर किस पे करेगा, वो गुरुत्वाकर्षण के जी के स्थिरांक पे करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पे करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पे करेगा। पर जो वस्तु गिर रहा है, क्योंकि वो वस्तु तो नगण्य है, इसलिए उसके द्रव्यमान पे कोई वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो निकायों के बीच का आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 गुनी होगी। दो निकायों के बीच आकर्षण बल कितना है, 1/9 F है, तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी का 3 गुनी हो जाएगी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो कौन कौन है। ग्रहों का वायुमंडल उसके अलग होने से रोकना, सही बात है। तारों को आपस में जोड़े रखना, ये भी सही बात है। चांद को उसकी कक्षा में स्थिर रखना, ये भी है। पर ब्लैक होल के घूर्णन में सहायता करना, ये कोई बात नहीं है गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल के पास तो गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता है। ये अब निकल आ गया, हटाइए। अब आ जाइए गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, ग्रेविटी एंड मोशन एंड अंडर ग्रेविटी में क्या क्या आता है क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो निर्वात में। अगर मुक्त रूप से गिरना तभी संभव है, केवल निर्वात में ये संभव है। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होती है, तो दो द्रव्यमानों के बीच। गुरुत्व बल डैश के बीच के आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होती है, तो दो द्रव्यमानों के बीच पर परिभाषित होती है। वह बिंदु जहां एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। कहता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 10 kg है, पर पृथ्वी पे इसका भार कितना होगा, तो 98 न्यूटन होगा। पृथ्वी पे इसका भार 98 न्यूटन होगा। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य क्या क्या है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, सही बात है। जो छोटा जी है इसका मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो छोटा जी है इसका मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई पे जाने पे जी का मान परिवर्तित होता है, ये भी सही है। और जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बात गलत है। जो छोटा जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पे कुछ निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो तो पृथ्वी पे गिर रहा था, तो मान ही नगण्य हो जाएगा ना। पृथ्वी पे कुछ भी गिरे वो मान नगण्य होगा। धरती की सतह को मापने के लिए, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पे मापने पर इसका भार क्या होगा, तो 10 न्यूटन होगा। कितना होगा, 10 न्यूटन, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 1/6 हो जाता है। धरती की सतह पे मापने पे 60 न्यूटन का वजन है, तो चंद्रमा की सतह पे कितना हो जाएगा, तो 360 न्यूटन होना चाहिए। तो चल एक मिनट धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का वजन 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका वजन कितना होगा, तो 10 न्यूटन का होगा। कितना का होगा, क्यों 10 न्यूटन। धरती की सतह पर मापने पर 60 न्यूटन वजन है, तो चंद्रमा पर इसका वजन 10, क्योंकि 1/6 हो जाता है ना, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वीय जी का कारण त्वरण Gm/r² होता है। गुरुत्वीय जी के कारण त्वरण Gm/r² होता है। गुरुत्वीय जी के कारण त्वरण Gm/r² होता है। गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी डैश पर निर्भर नहीं करता। जो गुरुत्वीय त्वरण है छोटा जी, वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पे निर्भर करता है, पहले ये देखते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान पे दम निर्भर करेगा, बड़ा एम पे। गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी पे दम करेगा, गुरुत्वीय स्थिरांक पे। पृथ्वी की त्रिज्या पे भी करेगा। फिर गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे क्यों करेगा, तो है ही नगण्य स्थान। फिर आता है, यदि पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा। गुरुत्व त्वरण बराबर होता है भार बटा द्रव्यमान। तो भार कितना है 200 और गुरुत्व द्रव्यमान कितना है, तो 20 kg, तो 10 मीटर प्रति स्क्वायर उसका गुरुत्व त्वरण होगा। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण के कारण जी है, तो ग्रह का मान कितना होगा, तो ग्रह का मान कितना होगा, ग्रह का मान होगा 3 g। चलिए एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है, ठीक है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पे इसका मान 3g होगा। कितना होगा, 3g होगा। क्यों होगा 3g, पृथ्वी पे Gm/r के क्यों है, तो अपेक्षित ग्रह 3g होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए
चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पे क्या असर होगा? तो उसका भार में परिवर्तित होगा, उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, उसका द्रव्यमान और भार दोनों क्या असर होगा? तो उसका भार में परिवर्तन होगा। सही बात, उसका भार बदलेगा पर उसका द्रव्यमान नहीं बदल सकता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता क्योंकि द्रव्यमान एक रहता है, भार क्योंकि बदलता है क्योंकि वो जी पे निर्भर करता है, इसलिए उसका भार बदल जाएगा पर द्रव्यमान स्थिर रहेगा। अगर दो अंडे किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराए जाते हैं कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पे गिरता है, तो इनमें से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो कौन कौन परिणाम होगा? विभिन्न ऊंचाई से गिरने पर पृथ्वी वस्तुओं पर भिन्न स्तर की बल लगे। हाँ देखो, अगर विभिन्न ऊंचाई से गिर रहा है तो दोनों वस्तु विभिन्न स्तर का बल लगेगा, ये बात एकदम सही है। पक्के फर्श पर गिरने पर अंडा टूट जाएगा क्योंकि छोटा समय अंतराल पर इस पर एक विस्तृत बल कार्य कर रहा है, और तकिए पे गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पे लंबे समय इसके छोटा बल कार्य कर रहा है। दोनों ने टूटेंगे, ये बात गलत है भैया। पक्का अगर तकिए पे गिराएगा तो अंडा नहीं फूटेगा, लॉजिक है। वो तकिया में ईंटा भर देंगे तो टूट जाएगा। किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? किसी वस्तु का भार सर्वाधिक है ध्रुवों पर वो साइंस के हिसाब से ठीक है कि वहाँ बल पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि एक में जब फर्श में गिर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा फोर्स लगा, ज़्यादा लगा। वो तकिए पे तो ऊंचा रखा हुआ है तो उस पर कम फोर्स लगा, इस कारण तो मेन वो फिजिक्स है वहाँ पे। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण होती है। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पे द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पे इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 60 केजी हो, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान बहुत ही घुमाता है क्वेश्चन। अगर यहाँ आप 10 केजी आटा रखिएगा तो चंद्रमा पे भी 10 केजी ही आटा रहेगा, तो इसलिए चंद्रमा पे भी इसका भार 60 केजी ही रहेगा। हाँ, भार बदल जाएगा पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, क्योंकि द्रव्यमान में भार में क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जुड़ जाता है भार में, इसी कारण। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना पे ध्रुवों के पिंड के भार में क्या होगा? तो ध्रुवों पे पिंड का भार भूमध्य रेखा से अपने भार से अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, इसलिए वहां पे हम लोग का भार अधिक लगेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह पे इसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर है, तो त्वरण का मान कितना होगा? तो 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। निम्नलिखित है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे उसके भार का कितना गुना होता है? तो 6 गुना होता है। कितना गुना होता है? 6 गुना होता है। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधा है, तो उसका जी का मान कितना होगा? तो 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। किसी निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा। कहता है कि पृथ्वी की सतह पे वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 20 केजी होगा, क्योंकि जी का मान 10 है तो 10 गुना 20 तो 20 होता है। ठीक है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। वस्तु का भार पृथ्वी का 600 न्यूटन है, चांद पर सतह पर इसका भार क्या होगा? तो 1000 न्यूटन होगा। कितना होगा? 1000 न्यूटन होगा। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान का 20 केजी है, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार वेट क्या होगा? जी का अगर लिया जाए तो 196 न्यूटन होगा। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पे 196 न्यूटन है? तो 196 न्यूटन है ना, तो बटा 9.8 से कर देंगे तो 20 केजी हो, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है? मास इंटू जी। तो अगर मास निकालना है तो वेट इंटू जी कर देंगे तो निकल जाएगा, तो 20 केजी। डैश के अनुसार जी का मान घटता है, तो ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता और बढ़ता रहता है। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के अनुपात क्या होगा? जहां आरी पृथ्वी की त्रिज्या है तो एच के साथ रेखीय ढंग से बढ़ेगा वो। निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य है? केवल बी और डी। बी क्या बोलता है? माउंट एवरेस्ट जी का मान बड़ा जी है और एक गेंद लंबवत फेंकने पे 15 सेकंड बाद जमीन पे वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है। कहता है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पे कम होता है। सही बात है, पृथ्वी के केंद्र में जाए या पृथ्वी से ऊंचाई पे जाए, दोनों जगह पे जी का मान घटेगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थान पर होगा? तो भारहीनता होगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता के द्वारा होता है। मुक्त रूप से गिरेगा तो वो भारी नहीं होगा। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है तो ऊंचाई की कमी के साथ बढ़ता है। जी का मान कैसे बढ़ता है? तो ऊंचाई व कमी के साथ जी का मान बढ़ता है।
जब किसी पिंड को विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर ले जाए या दक्षिण ले जाए तो उसका भार बढ़ेगा ही, क्योंकि वस्तु का भार सबसे कम विषुवत रेखा पे ही होता है। किसी पिंड का भार गुरुत्वाकर्षण पे कहा जाता है। किसी पिंड का भार गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। और जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ध्रुव पे का भार बढ़ता जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थिति में कौन सा स्प्रिंग तुला के रीडिंग में कम भार दिखाएगा? जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी की पूरी तरह से नियोजित हो जाए तो उसका भार कम दिखाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। पृथ्वी पे इसका भार कितना होगा? तो 98 न्यूटन होगा। पृथ्वी पे किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पे इसका भार कितना होगा? 98 न्यूटन होगा। 80 मीटर के ऊंचाई पे चौथाई पे कितना लगेगा? तो 35 मीटर। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, ये भी शायद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को करना है तो माउस पॉज करके आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। हाँ, यदि किसी पिंड के लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति की उच्चतम बिंदु पे पिंड का वेग क्या होगा? 0 होगा। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति में उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पे 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा? तो 19.6 होना चाहिए। हाँ, 19.6, क्योंकि 1 सेकंड में वो 9.8 मीटर चलता है। 1 सेकंड में 9.8 मीटर चलता है, तो 2 सेकंड में तो तुम्हारा 19.6 मीटर चलेगा ही। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। ऐसे ईजी होता है सबका न्यूमेरिकल, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु और शीर्ष तक पहुंचता है तो इसका वेग 0 होता है और तुरंत 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर है जो इसका वस्तु और शीर्ष पे पहुंचेगा तो इसका वेग 0 हो जाएगा। जब वो ऊपर फेंका गया और जो शीर्ष तक पहुंच गया इसका वेग 0 हो जाएगा और त्वरण इसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा उस समय, क्योंकि उस समय हम लोग का उतना ही होता है। ठीक है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। ये देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। अगर स्वतंत्र रूप से कोई लटकी हुई कोई वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होगा? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होगा। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है, एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है। कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर। कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। अब आ जाइए चौथा, इसका हम लोग करेंगे पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, सबसे पहले प्रत्यास्था। आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो स्थापित स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस कर, जैसे कॉइल लिया और उसको स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो इस प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो वो बढ़ती है। प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है? वो बढ़ती है। द्रवों का प्रभाव, जब पानी से भरा हुआ एक बीकर में एक कॉक और कील को रखा जाता है तो कॉक तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? लोहे की कील का घनत्व पानी से अधिक होता है। लोहे की कील का जो घनत्व है वो पानी से अधिक होता है। एक दीवार के ऊपर उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्यतः 10 मीटर प्रति सेकंड के गति द्वारा पानी गिर रहा हो और निसरण 0.001 मीटर क्यूब बाय सेकंड हो? तो 1 न्यूटन होगा। उत्प्लावन और आर्किमिडीज का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव के वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो तरल पदार्थ के घनत्व और इसकी डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। क्या कार्य? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल परिणाम पर निर्भर के उत्प्लावन बल का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तरल पदार्थों का घनत्व और इसकी डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सही क्या क्या है? उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। सही बात है। उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के भार से कम होगी तो सीधा बात है वस्तु डूब जाएगी। अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी, ये भी बात सही है। अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल की तरह तैरेगी, ये भी बात सही है। ऊपरी प्रणोद और डैश भार में ऊपरी प्रणोद और डैश भार में प्रयुक्त होती है तो विपरीत दिशा में। ऊपरी प्रणोद और भार ऊपरी प्रणोद और भार के विपरीत में प्रयुक्त होती है। ऊपरी प्रणोद भार विपरीत दिशा में प्रयुक्त होती है। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल स्तर पूर्ववत रहेगा। जब आप एक गिलास को पानी और बर्फ में पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल स्तर पूर्ववत रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु की तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष वस्तु के भार से कम होगा। उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करता है विपरीत दिशा में। उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करता है विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्प्रेक्ष कहलाता है। किसी द्रव के तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये उत्प्रेक्ष कहलाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाए तो इसके ऊपर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहेंगे? इसे हम लोग उत्प्लावन बल कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल कहेंगे। अब आइए, उत्प्लावन बल कहेंगे। सॉरी निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं? इनमें से कौन सा है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित ही नहीं है? हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है, पनडुब्बी है, पर ऑडोमीटर नहीं, क्योंकि ऑडोमीटर दूरी मापता है तो ये नहीं है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु के जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्ष बल वस्तु के भार के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्ष बल वस्तु के भार के बराबर होगा। उसके भार के बराबर होगा। हाँ, जब एक पिंड किसी तल के पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक लंबवत बल प्रयुक्त होता है तो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तल के भार के बराबर होता है। यह नियम स्पष्ट करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत। फिर से एक बार देखिए, जब एक पिंड को किसी तल को पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर मतलब उल्टी दिशा से ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। जो तरल जो बाहर निकला है उस भार के बराबर होता है। यह नियम किसने दिया था? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखिए, द्रव्यमान के में वस्तु के भार आभासी कमी बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर उत्प्लावन बल होता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो है वो परिणामी तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। फिर आता है दाब प्रेशर। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा अधिक। दाब क्या होगा? दाब होगा अधिक। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है तो प्रणोद थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है तो प्रणोद थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में करते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल का क्षेत्र बढ़ाते हैं तो दाब प्रतिबल क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल में कम हो जाता है। जैसे एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई में बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। जैसे एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह की गहराई में बढ़ती है वैसे तरल पदार्थ डाला गया दाब भी बढ़ जाता है। जैसे एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल पर डाला गया दाब
कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाएगा वैसे वैसे उसका दाब बढ़ेगा, जैसे ऊंचाई मैंने गहराई कम होते जाएगा तो आपका दाब भी कम होते जाएगा, नॉर्मल कॉमन सेंस है। डैश वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। क्षेत्रफल में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो ठोस ठोस में डाले गए दबाव में भी कमी आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दबाव में कमी आएगा। थ्रस्ट क्षेत्र थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। जो थ्रस्ट है उसके प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे दाब कहते हैं। थ्रस्ट के प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब क्या है? दाब क्या है? उत्प्रेक्ष बटा क्षेत्रफल है, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल है। माने इसको हम ऐसे और भी कह सकते हैं, जैसे कि इसे हम और इस तरह लिख सकते हैं, दाब बराबर पृष्ठ की सतह का बल, पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उत्प्रेक्ष बटा क्षेत्रफल। एक निश्चित तापमान पे वायु का दाब डैश के अनुपातिक होता है, तो घनत्व के अनुपातिक होता है। एक निश्चित तापमान पे वायु का जो दबाव है वो किसके अनुपातिक होता है? तो वो घनत्व के अनुपातिक होता है। दबाव में किस प्रकार परिभाषित कर दबाव को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं हम लोग? दबाव को हम लोग प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब आ जाइए घनत्व। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित करते हैं, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में करते हैं। चंद्रमा के अपेक्षित घनत्व 10 का पावर 8 है, पानी का घनत्व 10 का पावर 3 केजी मीटर है, तो ऐसा ही मात्रक चांद की घनत्व कितना होगा? तो 10.8 के 10.8 गुने 10 का पावर 3 केजी मीटर क्यूब। घनत्व निम्नलिखित में किसका अनुपात होता है? घनत्व निम्नलिखित से किसका अनुपात होता है? घनत्व किसका अनुपात होता है? द्रव्यमान बटा आयतन का। घनत्व किसका अनुपात है? तो द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील का। किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील का घनत्व। चांदी का घनत्व 10.8 गुने 10 का पावर 3 केजी मीटर क्यूब का घनत्व पानी के घनत्व कर चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होगा? तो 10.8 चांदी का अपेक्षित घनत्व होगा। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? सापेक्ष जो घनत्व है वो किसके बराबर होता है? तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी के घनत्व का। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है, तो पानी का घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी के घनत्व के बराबर होता है। अब आ जाइए छठा में, अनुगणितीय सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश होती है, तो गैस में होती है। कणों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो गैसों में होती है। गैस का आणविक गति, गैसों में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गैसों के आणविक गति के संबंध में, गैसों के आणविक गति के वितरण में तापमान के वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य का क्या है? सर्वाधिक प्रभावित गति बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। वितरण व्यापक हो जाता है, ये भी सही है। वितरण वक्र में के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न ताप के नीचे होता है, ये भी बात सही है। ठोस द्रव्य और गैस, ठोस द्रव्य और गैस द्रव्य के विसरित होते हैं और विसरण के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो गैसों की विसरण दर द्रव्य ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैसों का जो विसरण दर है वो द्रव्य ठोस की तुलना में अधिक होती है, सही बात है। गैस अधिक ज़्यादा विसरण करते हैं द्रव्य की तुलना में। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ठोस के पिघलने के दौरान, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। आ जाइए अब ऊष्मा चैप्टर, पांचवा में कौन सा है? अब ऊष्मा का हम पढ़ेंगे। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना होता है? तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आप में क्या करेंगे? तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। 273 केल्विन का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन बराबर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस और केल्विन के तापमान के बीच का संबंध क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है।
वह कौन सा तापमात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो पास्कल नहीं है, बाकी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन है। तापमान का मात्रक कौन कौन है? फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, जबकि पास्कल दबाव का मात्रक होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। किसी तापमान पे पानी तरल ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी तरल और ठोस तरल और पानी दोनों में किस में होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब तरल और ठोस दोनों में होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? तो 273 केल्विन है। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? 273 केल्विन है। उष्मा चालन और विकिरण 0 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस तरल पानी के कणों को उसी तापमान पे बर्फ के कोनों की तुलना में अधिक ऊर्जा देता है, क्योंकि बर्फ से तल पानी के में रूपांतरित प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा में अवशोषित करता है। क्या लग रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पे बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ में के तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अब आ जाइए संवहन। डैश तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर संचरण करता है तो संवहनी संबंधी। संवहन का जो संबंधी है वो तरल पदार्थ तंत्रों को एक स्थान दूसरे स्थान तक संचरण करता है, संवहनी संबंधी करता है। अब आ जाइए सुचालक, कुचालक और उष्मारोधी के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वाधिक उष्मारोधी है? तो कौन सा समूह सर्वाधिक उष्मारोधी है? तो प्लास्टिक है, एडोनाइट है, कागज है, कपास है, बेकेनाइट है, शुष्क हवा है और रबड़ है। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेनाइट, शुष्क हवा और रबड़ है। सर्वाधिक उष्मारोधी है ये सब। डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं तो उष्मा का कुचालक कौन है? उष्मा का कुचालक पीबी और एचजी जो है वो उष्मा का कुचालक है। उष्मा का तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक कौन होता है? पीबी और एचजी होता है। लेड और पारा जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। लेड और पारा उष्मा का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध एक उष्मा के संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो थर्मिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा के संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो वो थर्मिस्टर जाना जाता है। अब आ जाइए किरचॉफ स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम। हम लोग 3 नियमों का क्वेश्चन कौन कौन आया वो देखते हैं। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? जो सौर कुकर है उसके अंदर का रंग काला होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। अवस्था परिवर्तन में देखें, वह तापमान को क्या कहते हैं जो एक ठोस वस्तु के वायुमंडलीय दबाव में पिघलकर द्रव्य बना देता है? तो उसे हम लोग जो द्रव्य बना देता है उसे गलनांक कहेंगे। द्रव्य बना देता है उसे गलनांक कहते हैं। 257 डिग्री सेल्सियस पे भौतिक स्थिति क्या है? 257 डिग्री पर जल की भौतिक स्थिति वो होगी गैसीय होगी। 257 डिग्री पे क्या होता है? गैसीय होता है, क्योंकि तरल होता है 0 से लेकर 100 डिग्री तक, ठोस होता है 0 से माइनस में, सॉरी। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पे वायुमंडल दाब पर द्रव्य उबालना शुरू कर देता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पे वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य उबालना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है पानी का क्वथनांक बिंदु। सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण क्या? तो जल का वाष्पीकरण होता है समस्त तापमानों पर। जल का वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो समस्त तापमानों पर जल का वाष्पीकरण होता है। एक सतही परिघटना क्या है? एक सतही परिघटना क्या है? तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में डैश के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पन के कारण। मिट्टी में बर्तन को रखा जल सामग्री में डैश के कारण ठंडा कर देता है? तो वाष्पन के कारण ठंडा कर देता है। अब आ जाइए तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों में डैश कण संचरण की दिशा में कंपन करता है? तो समानांतर। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करता है। अनुदैर्ध्य कैसे तरंग कंपन करता है? तो समानांतर कंपन करता है। हम लोग तरंग पढ़ रहे हैं। विकिरण होता है जब हवा में दबाव निम्न होता है। विकिरण कब होता है? विरलीकरण कब होता है? जब हवा का दबाव निम्न होता है तब हम लोग का विरलीकरण होता है। विरलीकरण होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दबाव उच्च होता है। संपीड़न कहाँ पर होगा? वायु का दबाव जहाँ पर
उच्च होगा वही विरलीकरण कहाँ होगा, विरलीकरण कहाँ होगा, जहाँ पे दबाव निम्न होगा विरलीकरण, उच्च होगा तो संपीड़न होगा। नीचे दिए गए चित्र में परिवर्तित तरंगों के कार्य को दर्शाते तकनीक को क्या कहते हैं। ये तकनीक क्या है, तो इसे हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा में, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा में लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करता है। यह किस प्रकार के तरंगों पर चर्चा की गई है, तो अनुप्रस्थ का। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा में लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यह किस प्रकार के तरंगों पर चर्चा की गई है, तो अनुप्रस्थ तरंगों की चर्चा की गई है। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा, 25 हर्ज होगा, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1/t। 1t कितना समय लिया था, 0.4 सेकंड, तो 100/4, क्योंकि एक जीरो के तो ऊपर 2 जीरो हो गया, तो 25 हर्ज सेकंड लेगा। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती है। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं, निम्नलिखित में से कौन एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ है, रेडियो तरंग एक अनुप्रस्थ है, जबकि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग का, निम्नलिखित में से किन तरंगों का, निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया होती है, तो अनुदैर्घ्य में संपीड़न भी होता है और विरलन प्रक्रिया शामिल होती है अनुदैर्घ्य तरंगों में। एक तरंग का वेग v है, आवृत्ति f है और अनुदैर्घ्य लेमडा है, तो वो क्या होगा, v बराबर f लेमडा होगा। आवृत्ति और काल अवधि के बीच का संबंध क्या, आवृत्ति और काल अवधि के बीच 1/t=1/u, t=1/u को कुछ कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा हमको। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य कितनी आवृत्ति में 840 हर्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है, तो 0.45 सेकंड में, 0.45 मीटर में। तरंग लंबाई आमतौर पे ग्रीक लेटर लेमडा में दर्शाया जाता है। तरंग की लंबाई आमतौर पे ग्रीक लेटर लेमडा में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। डैश एक मात्रक है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, तो कौन सा ऐसा मात्रक है जो ध्वनि की तरंगों का वर्णन नहीं करता है, तो वो है ऊंचाई। बाकी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग गति, ये तीनों ही जो है तरंग की प्रकृति का वर्णन करे, जबकि ऊंचाई कहाँ से करे, ऊंचाई तो नॉर्मल ऊंचाई होता है। ध्वनि तरंगे 339 मीटर प्रति सेकंड की गति कर रही है। यदि वह तरंग दैर्घ्य 1.5 मीटर की आवृत्ति क्या होगी, तो 2600। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य मूल का आधा होगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुनी कर दी जाए तो उसका तरंग दैर्घ्य मूल का आधा हो जाएगा। तरंग की आवृत्ति को दोगुनी करेंगे तो तरंग दैर्घ्य मूल का आधा हो जाता है। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है L द्वारा। यदि दो क्रमिक शीर्षकों के बीच L दूरी है तो उनके तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है L के द्वारा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो रेडियो द्वारा ध्वनि उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है, तो वो बढ़ती है आयाम बढ़ने से। किससे बढ़ती है, आयाम बढ़ने से। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की प्रकृति 16 हर्ज होगी। यदि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति 16 हर्ज होगी। चाल, तरंग, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है तरंग की विशेषताएं। चाल, तरंग, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषता कहते हैं। तरंग का आयाम डैश होता है। तरंग का जो आयाम है वो क्या होता है, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान से किसी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को कहते हैं। तरंग का आयाम क्या है, तरंग का आयाम माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान पर किसी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का आयाम कहते हैं। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें तो 133.33 हर्ज होगा। आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है, तो आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाती है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, तो हर्ज के रूप में। आवृत्ति हर्ज में प्रकट की जाती है और दर्शाती है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है।
ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। यदि एक श्रृंग और उसके क्रमागत गत के मध्य की दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य होगी 2L। क्या होगी? 2L होगी उनके मध्य की तरंगदैर्घ्य। यदि किसी ध्वनि तरंगों का सर्वाधिक लंबाई 100 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग है, निम्नलिखित में किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी 100 हर्ज आवृत्ति वाली तरंगों में 0.4 सेकंड है तो कम ये हाँ किसी किसी एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है तो इसका आयाम कहते हैं। एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? तो इसका आयाम कहते हैं। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन में पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग तरंग का समय काल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग का समय काल कहते हैं। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ज है तो समय अंतराल क्या होगा? 1 आवृत्ति होता है। आवृत्ति बराबर 0.05 सेकंड होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण को पराबैंगनी विकिरण करता है। अब आ जाइए 7वां और इसका आखिरी ध्वनि। ध्वनि की तरंगों की प्रकृति क्या है? ध्वनि में कौन सा ध्वनि की विशेषता नहीं है? उनके तो कौन सा ध्वनि की तरंगों की विशेषता नहीं है? तो आयाम है विशेषता, गति है, समय अवधि की आवृत्ति है, पर घनत्व ध्वनि की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है तो ये यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ये यांत्रिक तरंगे होती है और यांत्रिक तरंगे ही अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि डैश में संचरण करती है तो वो सभी विकल्प माने कि द्रव में भी करती है, गैस में करती है, द्रव में करती है और ठोस में, ये तीनों में करती है। ध्वनि को संचरण के लिए एक माध्यम चाहिए ही चाहिए, बिना वो माध्यम के नहीं संचरण कर सकती है। नम और छिद्रयुक्त सतह का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वो है ध्वनिक सुरक्षा का। नम और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने की तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है, वो है ध्वनिक सुरक्षा का। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है ध्वनि। डैश निम्नलिखित में से विभिन्न भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है तो हवा के दबाव से। निम्नलिखित की विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है तो हवा के दबाव से उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो हर्ज है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो वो हर्ज है। ध्वनि तरंगों की मापने की इकाई हर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो कौन कौन कर सकता है? तो ऊष्मा कर सकता है, प्रकाश कर सकता है, यूवी किरणें कर सकती है, पर ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति कराता है तो यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। हवा में जो ध्वनि तरंगे है वो अनुदैर्घ्य होती है। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। डैश में ध्वनि तरंगे भ्रमण करती है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति का। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगे भ्रमण करती है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति माध्यम से वो करती है। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तु के कंपन होने पे। ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? वस्तु के कंपन होने पे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों में उच्च घनत्व को क्या कहते हैं? तो संपीड़न कहते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग संपीड़न कहते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परिसर बिल्कुल मंद ध्वनि का तीव्रता कितना होता है? बिल्कुल मंद ध्वनि तो वो 0 डेसिबल पे होगा। मनुष्यों में ध्वनि की सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होती है। 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होती है। मनुष्यों में उच्च ध्वनि सीमा सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो वो है तुम्हारा 80 डेसिबल तक आदमी माने मनुष्य सहन कर सकता है 80 डेसिबल तक। स्वनीय रेंज नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक कहते हैं। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए स्वयं नहीं है तो 22,000 हर्ज नहीं, क्योंकि हम लोग 20,000 तक ही सुन सकते, तो ये 22,000 ऐसे नहीं हो सकता है। अपसरय और इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ज से कम। अपसरय या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ज से कम होती है।
एक ध्वनि की गति 300 न्यूमेरिकल है। डैश तरंगे चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो पराश्रय पराश्रय तरंगे जो है, पराश्रय तरंगे वो चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। एक अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश से अधिक होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब ध्वनि की चाल, ध्वनि की गति 700 मीटर है तो ये लग रहा है न्यूमेरिकल है। अब ऐसे ऐसे देखा जाती है, न्यूमेरिकल इजी है। देखिए, ध्वनि की गति 700 मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि का तरंग 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लेगा? तो हमको समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी होता है, सॉरी दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है? 7 किलोमीटर, तो 7,000 मीटर 700 मीटर जा रहा था, 10 सेकंड का समय लगेगा। सिंपल सा बात है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 60 हर्ट्ज से भेज रहे हैं तो ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल। डैश एक माध्यम से ध्वनि, डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तो माध्यम की प्रकृति। ध्वनि की गति कौन निर्धारण करता है? तो माध्यम की प्रकृति करता है। समुद्र में ध्वनि की चाल कितना होती है? समुद्र में ध्वनि की चाल कितना है? तो 1531 मीटर है। 1531 मीटर है समुद्र में ध्वनि की चाल। हवा में ध्वनि का वेग अधिक की चाल से यात्रा करती है तो एक वस्तु में पराध्वनिक कहते हैं। वायु में ध्वनि का वेग से अधिक चाल से यात्रा करने पर एक वस्तु में पराध्वनिक कहा जाएगा। इसे 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में लिखते कौन सा कथन सत्य है? तो हाइड्रोजन गैसों में ध्वनि की चाल 1284 होती है। हाइड्रोजन गैसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1284 होती है। जबकि हीलियम गैसों में कितना होता है? तो 972 होता है। हाइड्रोजन गैसों में 1284 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि हीलियम गैसों में 972 मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा 25 डिग्री सेल्सियस के बारे में से पूछ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, जो ऑक्सीजन में, अगर ऑक्सीजन में गैस में 316 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि जाता है, जबकि आश्रित जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड जाएगा। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड जाता है, यहाँ मिनट लिख दिया था, और आश्रित जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड जाएगा, यहाँ मिनट लिख दिया था, ये गलती किया था। 25 डिग्री सेल्सियस में अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे आता है आश्रित जल में 1498 और समुद्री जल में 1531। आश्रित जल में नमक का पानी में 1498 जाता है और समुद्री जल में 1531 जाता है, क्योंकि समुद्री जल में नमक के अलावा भी बहुत कुछ होता है, पर आश्रित जल में सिर्फ नमक होता है तो 1498 मीटर जाएगा। किसी भी माध्यम में जैसे हम डैश बढ़ते हैं तो ध्वनि की गति तापमान के साथ बढ़ती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है, तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमको देखना है तो हवा में ध्वनि की चाल 349.59 मीटर होगा। भाई समुद्री में 1531 मीटर प्रति सेकंड होगा। समुद्र में जल में कितना होगा? 1531, और हवा में कितना होगा? तो 339 मीटर प्रति सेकंड होगा। 339। समुद्री, फिर से वही समुद्री जल में 1531, हवा में वही, और हवा में जल में ध्वनि की चाल, जल में कितना होगा? 1498 होगा, और समुद्री जल में 1531 होगा। एक ही क्वेश्चन को बदल घुमा घुमा के दिया है। एल्यूमिनियम का अगर ये देखते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितना है? तो 6420 मीटर है, जबकि निकल में ध्वनि की गति है 6040 मीटर। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति है 6420 मीटर, जबकि निकल में ध्वनि की गति है 6040 मीटर। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश के चाल में यात्रा करना कहा जाता है, तो पराध्वनिक में कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे 25 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो एल्युमिनियम में। किसमें 25 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो एल्युमिनियम में अधिकतम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस में सही है? तो स्टील में ध्वनि की गति कितना होता है? तो स्टील में ध्वनि की गति है 5960 मीटर। 5960 मीटर जो गलत है। निकल में एक मिनट, स्टील में ध्वनि की गति कितना है? क्योंकि स्टील में ध्वनि की गति 5960 स्टील में ध्वनि की गति है, जो गलत है। निकिल की ध्वनि होती है 6040 मीटर। निकिल वही तुमको गलत है यहाँ पे। देख सिंपल से याद रखिए, निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर होती है, स्टील का गलती है यहाँ पे।
निकिल की चाल, स्टील में ध्वनि की चाल 5,960 मीटर होती है, 5,960 मीटर होती है स्टील में ध्वनि की चाल। स्टील में ध्वनि की चाल कितना है? तो 5,960 मीटर है, 5,960 मीटर। जबकि निकिल का कितना है? तो 6,040 है। निकिल का 6,040 है, स्टील में ध्वनि की चाल 5,960 मीटर प्रति सेकंड है। तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। एक ही दिशा में तापमान और ध्वनि की गति का अधिकतम होगी एल्युमिनियम में। डैश ध्वनि की गति के सबसे तेज होता है, तो स्टील में सबसे तेज होता है, स्टील में सबसे तेज होता है 5,960 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1,531 मीटर प्रति सेकंड होती है समुद्री जल में। इसके बाद समुद्री जल में 1,531 मीटर प्रति सेकंड होती है। किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो सबसे कम किस में होगा? तो वायु में होता है सबसे कम। 25 डिग्री जल वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड, जबकि आश्रित जल में 1,498 मीटर प्रति सेकंड होता है, 1,498 मीटर। ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है, तो ठोस में अधिकतम होता है। 25 डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो ध्वनि की चाल 316, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड, जबकि आश्रित जल में ध्वनि की चाल 1,498 मीटर होता है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस पदार्थ में सबसे तेज यात्रा करेगी ये। 25 डिग्री सेल्सियस बोला है तो हाइड्रोजन में 1,284 मीटर प्रति सेकंड, फिलियम माने लोहा में 5,130 मीटर प्रति सेकंड और निकल में 6,040 मीटर प्रति सेकंड की यात्रा करेगी। ध्वनि का भी लक्षण, ध्वनि डैश तरंग की विशेषता नहीं है, तो ध्वनि की हर्ज की कोई विशेषता नहीं है, बाकी ध्वनि में आयाम होता है, आवृत्ति होता है और वेग होता है। एक एकल आवृत्ति में उत्पन्न ध्वनि को टोन कहते हैं। चमगादड़ के उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने को द्वारा मार्ग के बाधाओं से पता लगाता है अल्ट्रासोनिक तरंगों से। हवा ध्वनि के माध्यम से चलती और हमें कानों तक पहुंचती, इसे हम लोग कहते हैं हवा का संवेदन। क्या कहते हैं? हवा का संवेदन। अब आ जाइए प्रतिध्वनि, ये आखिरी है इसका। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। 1 सेकंड में एक चट्टान के पास ताली बजाने पे 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो 346 मीटर बराबर 346/3 बराबर 519 मीटर है। जब ध्वनि कम से कम 17 मीटर की दूरी पे होती है तो हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को कम से कम ऑडिटोरियम में छतों और दीवारों को क्यों ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड के कारण। लगातार डैश एकाधिकार के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जाता है, तो परावर्तन के कारण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तक ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल 0.1 सेकंड होना चाहिए। एक समुद्री प्रक्षेपण के लिए 1,500 मीटर है। एक व्यक्ति ध्वनि का, ये भी न्यूमेरिकल है। ये देखिए क्या बोला, एक ध्वनिनाद प्रतिध्वनि के लिए जो कंपन होने पे नियत स्वरमान से गूंजता है उसे हम लोग स्वरण द्विभंजन या ट्यूनिंग कॉक कहते हैं। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों के अवरोधक की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होता है। अब आ जाइए सोनार या रडार। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग है। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। हमारे यहाँ पे खत्म हुआ। अब 8वां चैप्टर प्रकाश है, जो हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।